नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अब होगा कैंसर का सफल इलाज। जी हां, ये बेहद खुशखबरी है। दरअसल कैंसर एक ऐसी भयावह बीमारी है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के अंदर भय का माहौल हो जाता है। कैंसर वह बीमारी है जिसकी सटीक दवा आज भी विज्ञान ढूंढ रहा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि रेक्टल कैंसर से जूझ रहे एक समूह के साथ एक चमत्कार हुआ है। प्रयोग के तौर पर एक इलाज में इन मरीजों का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया और इन्हें नया जीवन मिल गया। आपको बता दें कि इस छोटे से क्लिनिकल ट्रायल में 18 मरीजों को शामिल किया गया था, जिन्हें 6 महीने के लिए डिस्टोलीमैब नाम की एक दवा दी गई। बताया ये भी जाता है कि जिसके 6 महीने के बाद इन सभी लोगों का कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया। आपको बता दें कि डिस्टोलीमैब एक ऐसी दवा है जो कि लैब में जिसे बनाया गया अणुओं से ये दवाएं बनी हैं। दरअसल बताया ये भी जाता है कि ये दवा शरीर के सब्स्टिट्यूट एंटीबॉडीज की तरह काम करती है। रेक्टल कैंसर के सभी मरीजों को एक ही दवा दी गई थी, जिसके बाद इलाज का नतीजा ये हुआ कि 6 महीने के बाद सभी मरीजों का कैंसर पूरी तरह से गायब हो गया, जिसे एंडोस्कोपी जैसे फिजिकल एग्जाम से डिक्टेट नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन कैटरिंग कैंसर सेंटर के डॉक्टर लुइस एडियाज जे ने कहा है कि कैंसर के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के जहन में एक डर, एक भय नाम की चीज निकल के सामने आती है। लेकिन ऐसे में अब कैंसर की बीमारी की सटीक दवा विज्ञान अभी भी ढूंढ रहा है। लेकिन अभी जो खबर निकल के सामने आई है वो ये बताती है कि कुछ हद तक राहत की बात उन लोगों के लिए है जो कि रेक्टल कैंसर से जूझ रही हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है धर्मशिला हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान आपका। और डॉक्टर मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ है जो कि सीनियर डॉक्टर है। डॉक्टर मनोज, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। ये कितनी बड़ी राहत की बात और कितनी बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए कही जा सकती है जो कि रेक्टल कैंसर से जूझ रहे हैं, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही आज भी लोग परेशान हो जाते हैं, भय के माहौल में जीने को मजबूर हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि न जाने कब तक है हमारी जिंदगी। लेकिन अब जब ये दवा का हम जिक्र करते हैं, ये कितनी राहत पहुंचाएगी? जी, जिस दवा का जिक्र हम कर रहे हैं डिस्टोलीमैब, ये मैप जब भी किसी दवा के पीछे लगा हो उसका मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। कोरोना काल में भी देखा, टॉक्सिलुमैब जो दवा आई थी, इस दवा को या ऐसी दवाओं को हम इम्यूनोथेरेपी के ग्रुप में रखते हैं। तो पहली चीज कीमोथेरेपी से अलग है। इम्यूनोथेरेपी मतलब इम्यून सिस्टम और कैंसर के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करके दवा काम कर रही है। दूसरी बात, मीडिया में कुछ कंफ्यूजन भी चला कि सारे कैंसर का एक सफल इलाज मिल गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। रेक्टल कैंसर में ट्रायल हुआ। रेक्टल कैंसर में भी स्पेसिफिक सबसेट ऑफ पेशेंट हैं, मतलब रेक्टल कैंसर का हर केस में दवा कारगर होगी ऐसा नहीं है, जिसमें माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी का एक टेस्ट होता है और मिसमैच रिपेयर जीन की प्रॉब्लम होती है। ऐसे मरीजों में ये जब दवा दी गई 3-3 हफ्ते के अंतराल पे और 6 महीने बाद टेस्ट किया गया, एंडोस्कोपी, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेट स्कैन, तो पाया गया कैंसर नहीं। ये एक आशा की किरण है, क्योंकि इतनी सफल दवा अभी तक हमारे पास नहीं आई थी जो 100% रिजल्ट दे। लेकिन क्या इसका मतलब हम मान लें कि ये एक सक्सेसफुल ट्रायल है और हम पूरी तरह निश्चिंत हो गए? नहीं। कारण 6 महीने का ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पेशेंट्स 18, तो ट्रायल को हम सिग्निफिकेंट ट्रायल नहीं मानते हैं जब संख्या कम हो और ड्यूरेशन ऑफ फॉलोअप ज्यादा ना हो, क्योंकि पेट स्कैन की सीमा है 5 मिलीमीटर से ऊपर के ट्यूमर को ही पकड़ता है। तो हो सकता है ऐसे कैंसर में 5 मिलीमीटर छोटा ट्यूमर रहा हो या भविष्य में कभी रिलैप्स ना हो। तो जरूरत क्या है ये कहने के लिए कारगर दवा मिली, 5 साल का फॉलोअप कम से कम,
संख्या जो मरीज के ट्रायल में हो और ज्यादा हो, और अलग अलग ग्रुप के रेक्टल कैंसर पे ट्रायल हो। जब रिजल्ट जो आता है तब हम मानेंगे कि एक सफलता है। लेकिन यस, आशा की किरण जगी है। इसलिए अभी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी है, एक आर्म में उसको रखिए, दूसरे आर्म में इसको देके ट्रायल करें। आगे जो रिजल्ट है उस पर हम अनुमान लगाएंगे क्या आगे होने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनोज, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर अंशुमान ने किया, ये इसे आशा की एक किरण बताया, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, और क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में ज्यादा लोगों पर ट्रायल करके, ज्यादा मरीजों पर ट्रायल करके एक बेहतर दवा आगे कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, बनाई जा सकती है? देखिए, मैं पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो अधिकांश कैंसर है ना, वो तंबाकू के कारण होते हैं। और मेरी प्रार्थना है प्राइम मिनिस्टर महोदय से कि उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, अस्पताल खाली हो जाएंगे, कैंसर के मरीज दिखने बंद हो जाएंगे जो टोबैको के कारण है। अब इस दवा के बारे में इन्होंने, डॉक्टर साहब ने अच्छी बात कही है, पर इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली चीज तो ये, इस तरह की सैकड़ों दवाइयां आई, उनका हल्ला मचा और उसके बाद वो गायब हो गई, कहीं कहीं थोड़ी बहुत यूज होती रही, क्योंकि हार्ड कोर स्टैटिस्टिकल डेटा वो प्रोवाइड नहीं कर पाई। देखिए, लंग कैंसर के केस में भी ऐसे ही हुआ था। अर्लोटेनिब और इन सब के बारे में चाइनीज ने दिखा दिया कि लंग का सारा कैंसर गायब हो गया। पर मैं बताऊं, एक तो ये दवाइयां बड़ी महंगी होती हैं, ठीक है। आप यदि कैंसर रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो रिसर्च तो ऑन गोइंग है। इस तरह की 50 तरह की रिसर्च है, सर्जरी में, रेडियोथेरेपी में, कीमोथेरेपी में, इम्यूनोथेरेपी में, हेमेटोलॉजी में, सब जगह होती रहती है। पर उसका हल्ला मचाना कैंसर मरीजों को बहुत ज्यादा गुमराह कर देता है। इस तरह की दवाइयां, इस कैटेगरी की दवाइयां जिन्हें डॉक्टर साहब ने इम्यूनोथेरेपी कहा है, हम उन्हें निब्स और मैब्स कहते हैं। उनके अंदर में NIB या MAB लगता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी करके NAB बन जाता है। इस तरह की दवाइयों की कीमत लाखों में होती है, और एक गलत आशा दिला के या तो मरीज का घर बिक जाता है और उसके बाद जिंदगी नहीं मिलती है। देखिए, मैंने कम से कम 10 अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में इसके ऊपर डिस्कस होता है, और वो सब यही कहते हैं कि 12, 13, 15 महीने की जिंदगी के लिए आप मरीज का 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख रुपया यदि खर्च करवाते हैं तो वो उचित नहीं है। मदर ऑफ ऑन्कोलॉजिकल साइंसेस डॉक्टर वी शांता, पद्म विभूषण, ये कहा करती थी कि मनोज, सेव द मनी फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द वाइफ। तो ये बड़ी गुमराह करने वाली बात है। आप इसको रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिए, और जैसे हिंदू अखबार में नीचे से छोटी सी न्यूज लगती है ना कि हाँ, 1 ड्रग हैज बीन रिसर्च, इस तरह की 50 ड्रग्स खोजी गई हैं। बहुत सारी दवाइयां और बहुत सारे इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट्स बहुत इफेक्टिव हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पर्टिकुलर दवा, अब मैं बहुत ज्यादा सूक्ष्म नहीं जा सकता, वंश सूत्र में, मतलब जीन जेनेटिक्स को, सिस्टम को देखिए, तो वहां पे एक पर्टिकुलर टेस्ट करने के बाद यदि वो टेस्ट पॉजिटिव होता है तब तो ये दवा इफेक्टिव होगी। जैसे लंग कैंसर वाली दवाई है, हर एक में आप अर्लोटेनिब और ये सब नहीं दे सकते, ठीक है, वो होगी। हिंदुस्तान में ये छोटे छोटे टेस्ट, जैसे हमें फैमिली हिस्ट्री वाले ब्रेस्ट कैंसर में यदि टेस्ट कराना हो, BRCA1, BRCA2, इनकी कॉस्ट थाउजेंड्स में होती है। कहां से साधारण आदमी अफोर्ड करेगा? इसलिए प्रमुख चीज ये है कि आप, मतलब मीडिया और समाचार पत्र, कैंसर जागरूकता अभियान पे ज्यादा ध्यान दें, इन न्यूज को हाशिए पे रखें, क्योंकि आज भी मेरे 100 बेडेड वार्ड दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जहां हम फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, और ये निब्स एंड मैग्स बहुत सारी फ्री दी जाती हैं, सारी कीमो फ्री मिलती है अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट में, वहां पे भी मेरे पास इस समय कम से कम 20 मरीज कोलोरेक्टल कैंसर के, फॉलफॉक्स, फॉलफीरी, ये सारी रेजिमेन रिसीव कर रहे हैं। 48 आवर्स तक उनका इन्फ्यूजन चलता है, फायदा होता है। समय अनुसार सर्जरी कर दी तो वो जो जड़ है उसको निर्मूल कर देते हैं। जहाँ फायदा नहीं होता वहाँ रेडिएशन की जरूरत होती है, हम रेडिएशन दे देते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मैसेज डॉक्टर जैसे अंशुमान ने कहा वो है। पर मैं एक चीज बार बार कहना चाहता हूँ कि इस तरह की दवाइयाँ ये बड़ी महंगी होती हैं। आप देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में जो सबसे सक्सेसफुल हुई है मैप, जिसको ट्रास्टुजुमाब कहते हैं, हर्सेप्टिन,
आपको मालूम है उसकी कॉस्ट कितनी है, और आपको मालूम है वो कितने महीने चलती है, घर लुट जाता है। एक तो ये कि देखिए इस तरह की दवाइयां अक्सर मार्केट में आई है। डॉक्टर अंशुमन, ये दवाई जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बाकी दवाइयों से कैसे अलग है, कितना इस पर भरोसा किया जा सकता है? और दूसरा पॉइंट ये, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर मनोज ने किया, वो ये कह रहे हैं कि देखिए बाकी जो दवाइयां अभी तक हमने देखी है बहुत महंगी होती है, लोग अपने घर बेचकर मरीज का इलाज कराते हैं और फिर मरीज की जिंदगी होती है 10-15 महीने की। ये कहां तक जायज है? क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है, इन दवाइयों पर? बिल्कुल ठीक है नेहा। देखो डॉक्टर मनोज से मैं सहमति रखता हूँ कि इस तरह की दवाइयां अनगिनत आती रहती हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम इस दवा पे स्पेसिफिक है, इसलिए इस दवा के बारे में हम जानना भी है। और क्योंकि अब बात छिड़ गई है कैंसर की स्थिति क्या है भारत में, उस पर बात कर लेते हैं। इस दवाई की कीमत अभी तक तय की गई $11,000 एक डोज की, 6 डोज लगनी है, तो लगभग आप रख लीजिए कि 9 लाख रुपए का खर्चा। यहाँ कई मरीजों को हिंदुस्तान में लाख रुपए की भी उपलब्धता नहीं है कैंसर का इलाज कराने के लिए, तो उन मरीजों के लिए नहीं है। स्पेशल सबसेट की बात हुई कि रेक्टल कैंसर में कितने मरीजों में यह दवा कारगर हो रही है, उसकी संख्या है 2 से 5%, जिसमें MSI माइक्रोसैटेलाइट इंस्टेबिलिटी का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो 100 रेक्टल कैंसर के रोगी को उठाते हैं, 2 से 5% व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होगा, और साथ में उसको पैसा भी चाहिए, पैसा हो या गवर्नमेंट दे तब। अब जब बात हुई कि रिसर्च पर्पस, यस रिसर्च पर्पस के लिए ऐसी दवा ढूंढती रहनी चाहिए, इसी से हमें आगे स्कोप मिलेगा, कहीं जीन ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी या कोई ऐसी थेरेपी मिल जाए जो रिवर्सल पे काम करने लगे, और भविष्य में कैंसर को हम बिना सर्जरी, बिना रेडिएशन, बिना कीमो या बिना इम्यूनोथेरेपी के ठीक करें। तो ये बात रिसर्च की चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बात है कि हिंदुस्तान की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हिंदुस्तान की प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल डॉक्टर मनोज ने सही बात कही कि इस तरह से मीडिया हाइप होता है, जैसे कोरोना में हुआ टोसिलिजुमैब के लिए, रेमडेसिविर के लिए, और दवाइयां गायब हो गई, अंधाधुंध पैसा बनाया गया। तो कभी कभी कंपनी का नेक्सस इस तरह से उछालता है चीजों को, जब तक लॉन्ग टर्म रिजल्ट आए तब तक अरबों रुपयों बना लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एथिकल कमिटी क्लियरेंस, एक्सपर्ट के ओपिनियन के बिना दवा को ओवर द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए, न मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करें। हिंदुस्तान की प्रायोरिटी है कैंसर प्रिवेंशन पे, कैंसर की रोकथाम करने में, जिस बहुत अच्छी बात थी, तंबाकू अगर सिर्फ रोक लें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड एडल्ट्रेशन रोक लें, मेन काम हिंदुस्तान इस पे करे। सेकेंड हिंदुस्तान का काम है कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम केसेस क्योर हो जाए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से, और महंगी दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो मत नहीं है। कि देखिए इन दवाओं पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, इनका खर्चा बहुत ज्यादा आता है, लोग अपने मकान बेचकर ऐसे मरीजों का इलाज कराते हैं और फिर भी उनके जो जीवन है वो ज्यादा वक्त तक नहीं रहता। लेकिन कई लोग ऐसे भी है सर जो कि पैसा खर्च करना चाहते हैं, बावजूद इसके उनको इलाज नहीं मिल पाता। अब तो कम से कम एक उम्मीद की किरण जगी, ऐसे उम्मीद की किरण के तौर पे तो देख सकते हैं, एक आशा की किरण के तौर पे तो देख सकते हैं कि जो लोग पैसा खर्च करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि भले ही 15-18 महीने या फिर हो सकता है कि उससे भी ज्यादा कम से कम इलाज तो मिले, उनके लिए तो एक बेहतर विकल्प है। डॉक्टर मनोज, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इलाज का मतलब ये होता है जीवन की गुणवत्ता जो है वो भी मिलनी चाहिए। आपने 18 लाख रुपए खर्च कर दिए और घसीट घसीट के जी रहे हैं। पता है आपको इन दवाइयों में कईयों में बड़े सीवियर रिएक्शंस आते हैं, स्किन रिएक्शंस आते हैं, जो कि उसके लिए फिर अलग से इलाज करना होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसके बड़े लंबे लंबे चौड़े इफेक्ट्स हो सकते हैं। लोग सरकार से मांगने लगते हैं ये पैसे, सरकार को ये पैसे एक ऐसे इलाज के लिए जीवन, जब हमें देखिए एक शब्द होता है प्रिडिक्टिव ऑन्कोलॉजी, जिसमें हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये मरीज कितने दिन जिएगा और कितने दिन इसकी लाइफ है। तो हमको ये भी सोचना है कि क्या मरीज को कष्ट दे के हम पैसा खर्च के उसकी जिंदगी जीतना चाहते हैं? ये गलत विचारधारा है। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक चीज मैं आपको इधर थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो कोलोरेक्टल कैंसर की जीन है वो हिंदुस्तान में बहुत कम पाई जाती है, जबकि यूरोपीय, पश्चिमोत्तर यूरोपीय देशों में ये जीन बहुत ज्यादा है। हमारे देश के ही डॉक्टर पिचिपिल्ली, उन्होंने सारे दुनिया के लोगों के जीन्स की स्टडी की, उन्होंने पाया कोलोरेक्टल की जीन हिंदुस्तान में कम है, जबकि पश्चिमोत्तर यूरोप के देशों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ मांसाहार बहुत ज्यादा है। अब कोलोरेक्टल का मैंने आपको अपने वार्ड की दुर्दशा बताई कि कितने मरीज हर समय लगती कीमो रहती है।
तो हमें उनके जो जीवन यापन पद्धति है, खाना है, लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। मैं फिर से कैंसर क्या कहते हैं प्रिवेंशन या कैंसर अवेयरनेस के ऊपर आना चाहता हूँ। हमारे खाने में बड़ी खराबियां आती हैं। हम इतना जहर खा रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स और फलाना और ढिमाका और फूड प्रिजर्वेटिव, पोस्ट हार्वेस्ट प्रिजर्वेशन के पॉइजन के साथ, हमें उस पर भी ध्यान देना है। हमें वो भोजन खाने हैं जो हमें कैंसर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। पैसा खर्च करके एक एक्सपेरिमेंटल दवा पे इतनी आशा लगाना अनुचित है, जबकि उससे कम पैसा खर्च करके, जैसे डॉक्टर अंशुमान ने कहा ना, रैंडमाइज ट्रायल्स होने चाहिए। मैं पहले भी कई कह चुका हूँ कि भाई जो स्टैंडर्ड टेक्निक है ट्रीटमेंट की, उससे कंपेयर करो और उसमें बहुत सारी चीजें फिर हमारे सामने आएंगी। इतना पैसा इसमें खर्च हुआ, इतना पैसा इसमें खर्च हुआ। पैसा मरीज का नहीं है, सरकार का भी है, सरकार के अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है जहाँ फ्री ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। फिर उसमें इसमें इतना एडवांटेज मिला, इसमें 5 ईयर सर्वाइवल डेटा आए बिना ये लोग हल्ला मचा देते हैं वहां पे, जिससे पहले से ही पब्लिसिटी हो जाए। डॉक्टर अंशुमान ने जो बात कही वो मैं कहना नहीं चाहता था। देखिए, कॉर्पोरेट को अपना पैसा वापस चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मेमोरियल स्लोन कैटरिंग के डॉक्टर बड़े ईमानदार हैं और वो कभी इस तरह के हैंकी पैंकी नहीं करेंगे। वहां सब चलता है, पैसे दे के, कन्विंस करके, प्रेशर डाल के हर तरह के मेडिकल रिसर्च छपवा दिए जाते हैं और उसको लोग चालू करते रहते हैं। फिर कहीं कहीं जब ट्रायल होते हैं तो पता चलता है कि वो जो रिजल्ट आया था सब झूठ था। है कि नहीं? ये सच्चाई हम खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं। जी। मेरे मेडिकल कलीग्स बहुत मेरे से नाराज हो जाएंगे, तुम पोल खोल रहे हो। ये जीवन की सच्चाई है, उसमें माना जाता है गरीब आदमी। मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। डॉक्टर अंशुमान, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बातों से? देखिए, इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि क्या असलियत है। आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? नेहा, too much corporatization in healthcare will lead to corruption। ये आज से लगभग 18 साल पहले मैंने पब्लिक फोरम में एक बात कही थी कि हेल्थ केयर का अगर कॉर्पोरेटाइजेशन आपने कर दिया तो करप्शन को बढ़ावा देंगे। ये सच है। डॉक्टर को एथिक्स हिपोक्रेटिक ओथ से दिलवाते हैं, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, लेकिन डॉक्टर के ऊपर अगर आप नॉन डॉक्टर व्यापारी व्यवसायी को बिठाएंगे कि टारगेट अचीव करो, तो यही दुर्घटना घटेगी जिसको मेडिकल साइंस की दुर्घटना कहते हैं। डॉक्टर मनोज और मैं इस बात पे हर समय हमारी लड़ाई होती रहती है कि इस पे चेक पॉइंट का काम डॉक्टर करना है कि अनएथिकल प्रैक्टिस मेडिकल सर्विसेज में ना हो, क्योंकि डॉक्टर इस बात को जानता है। अगर कोई अलग, चाहे ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस या कॉर्पोरेट के मैनेजर्स आप पे प्रेशर डालते हैं, तो आप उनको सिस्टम से दफा कर दीजिए। सिर्फ मनी ओरिएंटेड काम नहीं होना चाहिए, पेशेंट ओरिएंटेड काम होना चाहिए, न कि कॉर्पोरेट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। इससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जहां भी पैसा इन्वॉल्व होगा करप्शन आएगा। अरिस्टोटल ने बहुत अच्छी बात कही थी, एथिक्स खत्म होते ही प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। और इसका ये प्रजातंत्र है कि प्रजा के लिए, मतलब मरीजों के लिए काम होना चाहिए। एथिक्स खत्म हुआ, मरीजों के लिए काम होना बंद करके कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम होना चालू होता है। इस पे चेक पॉइंट हम लोग हैं, हम लोग चेक पॉइंट की तरह काम करते ही रहेंगे, इस पे हम रुकेंगे नहीं। ठीक है डॉक्टर अंशुमान और डॉक्टर मनोज, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर अंशुमान, इसमें क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर यूं कहें कि पारदर्शिता के लिए, इस दवा की जो भी ट्रायल निकल के सामने आया है उसमें पारदर्शिता और ज्यादा लाने के लिए और क्या कदम उठाने की जरूरत आप समझते हैं? सबसे अच्छी बात तो कोरोना के बाद यही हुई, जैसे मीडिया आज सोशल में की बात कर रहा है, उस समय सारे दवाइयों पे बात होती थी। यही पारदर्शिता चाहिए। हमारे संविधान में आर्टिकल 51A सेक्शन H में लिखा हुआ, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, अक्रॉस टेबल ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से बात हो, और मीडिया भी ठोक बजा के एक्सपर्ट से सही ओपिनियन लेके पब्लिक तक पहुंचाए, न कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे पब्लिक गुमराह हो। ठीक है डॉक्टर मनोज, आपसे भी एक आखिरी सवाल कि अब आपको क्या लगता है और क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए? देखिए, पारदर्शिता लाने के लिए मेडिकल एजुकेशन के लेवल पे मैं पिछले 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का मैं रिसोर्स पर्सन था। पहली चीज एक कहते हैं फॉलो अप बेस्ड एक्सपर्टाइज। हमारे देश में मरीजों का इलाज होकर उनका फॉलो अप नहीं होता है। आज आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, जो पारदर्शिता है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है,
आपने ये इलाज किया, इसका ये नतीजा निकला, 3 साल बाद ये, 5 साल बाद ये, 10 साल बाद ये, 20 साल बाद। हमारे यहाँ फॉलो अप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे मरीजों का कैसे किया जाता है वो पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो क्या हुआ, फटाफट एक तो ट्रायल, पहली चीज तो प्रॉपर रैंडमाइज्ड ट्रायल्स होते ही नहीं है। उसके कई कारण है। कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग कारण है, क्यों मैं वहां भी इंस्पेक्शन के लिए जाता था, गवर्नमेंट सेक्टर में अलग कारण है। आपको हम लोग हिंदुस्तानी जो विदेशी हैं उनसे सोशोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, इम्यूनोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली हम लोग उनसे बिल्कुल अलग, यहाँ तक कि हिंदुस्तान में द्रविडियन रेस नॉर्थ इंडियन एरियन रेस से अलग है। इसको हमें समझना होगा और हमें अपने डेटा, अपने रिजल्ट क्रिएट करने होंगे, न कि उनकी बंदर बांट खेले हम यहाँ बैठ के। हमें अपना डेटा क्रिएट करना होगा, तब यही पॉसिबल होगा। जैसे हमारे यहाँ इंडियन ऑन्कोलॉजी ग्रुप और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे 5-6 सेंटर्स के साथ एक साथ ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, उसके रिजल्ट्स एनालाइज किए जाते हैं जी। पर वो भी फ्लॉप इसलिए हो जाता है कि फॉलो अप नहीं मिलता है। मैं केरला में गया, वहां पे लोग घर से मरीज को उठा के ले आते हैं वैन भेज के फॉलो अप करने के लिए। यहाँ तो मरीज को आपने मोबाइल नंबर लिख लिया, एक एड्रेस लिख लिया, उसका एड्रेस बदल गया, मोबाइल नंबर पे कॉल किया तो गालियां सुनने को मिलती हैं कि साहब ये दूसरे का मोबाइल नंबर है। तो हमें इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है। और लास्ट चीज मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, दिल्ली में RML है, सफदरजंग है, क्या कहते हैं, लेडी हार्डिंग है, यहाँ कैंसर चिकित्सा की क्या व्यवस्था है जरा इन्वेस्टिगेट करके तो बताइए। क्योंकि मैं दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में यूपी, बिहार, हरियाणा के 21 मेडिकल कॉलेजेस और 3 एम्स का पेशेंट झेल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ना तो प्रॉपर इलाज की व्यवस्था है और ना वहाँ पे क्या कहते हैं फ्री ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। तो मुझे लगता है आप इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। इन सब चीजों पे वाकई ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज। डॉक्टर अंशुमन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।